आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टार्ट जीएस एकेडमी में। क्योंकि इसके पिछले जो क्लास हुआ है ऐसे भौतिकी का बहुत सा क्लास हो चुका है। यानी आप देखा जाए फिजिक्स का बहुत सा क्लास हो गया है। यानी आप क्लास के यानी स्टार्ट जीएस एकेडमी के प्ले स्टोर में जाकर आप वहाँ देख सकते हैं, सब क्लास हो चुका है। ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या आपका पॉलिटिकल साइंस हो, या आप टेंथ या ट्वेल्थ या कंपटीशन के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सभी वीडियो वहाँ अवेलेबल हैं हमारे स्टार्ट जीएस एकेडमी पे। और आज कल जो क्लास हुआ था उसमें मैंने पढ़ाया था सिंपल मिनर यानी प्लेन मिनर। मैंने पढ़ाया था प्लेन मिनर में बताया था समतल दर्पण। देखा जाए मैंने समतल दर्पण पहले बताया था। रिफ्रैक्शन सरफेस जो होता है, रिफ्लेक्शन सरफेस दो प्रकार का होता है, एक प्लेन होता है, एक स्फेरिकल होता है। यानी अगर आप स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल सरफेस मान लीजिए सरफेस, अगर वे क्लास यानी सिंपल मिरर के क्लास अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो आई बटन में चल रहा होगा। आप यहाँ से उस क्लास को देखने के बाद ही आप इस क्लास को करें तो अच्छा रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो पढ़ाएंगे इसी स्फेरिकल मिरर के बाद पार्ट पढ़ाएंगे हम। एक मैंने पढ़ाया गया कनकेव मिरर, दूसरे पढ़ाएंगे हम कन्वेक्स मिरर। सबसे अधिक देखा जाए तो अवतल दर्पण के बारे में हम पढ़ाएंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे। उत्तल दर्पण के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो है हमारा अवतल दर्पण है। अगर हम दर्पण में देखें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट अवतल दर्पण का है, जबकि लेंस में जब पढ़ेंगे तो उत्तल लेंस का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, काल्पनिक कब बनेगा, वास्तविक कब बनेगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पूछ जाता है कि टर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर प्लेट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। अगर आप अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए स्टार्ट जीएस एकेडमी को, अभी आप जाकर सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट निश्चित करें। उसके बाद एक लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करें। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। आपको हम सबसे पहले पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण। नंबर एक जो है जिसका नाम है कनकेव मिरर। इन देखा जाए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मैंने पहले बताया था कि अवतल दर्पण होता है ऐसे खोखले गोले जिसको काट कर आधा कर दिया जाए। यानी ऐसे खोखले गोले जिसको काट के आधा कर दिया जाए। एक ये दर्पण, एक ये दर्पण। इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम इसी उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। देखिए ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया, क्योंकि दर्पण बनाने से अगर पारदर्शी हो जाएगा तो लेंस हो जाएगा। ये मेरा उत्तल दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। यानी इसका उत्तल यानी उत्त जो है वो कलई किया गया है, यानी पेंटेड है। तो इस तरह प्रकाश का परिवर्तन जब होगा तो इस साइड से प्रकाश का परिवर्तन होगा, इस साइड से क्या होगा, प्रकाश का परिवर्तन होगा। इसको अवतल दर्पण के एक और नाम है, या आप कह सकते हैं अभिसारी दर्पण। इसका एक और नाम है जिसका नाम है अभिसारी। अभिसारी का अर्थ ये है कि ये प्रकाश को एक पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। यानी सभी प्रकाश बारने के बाद हम लाइट जला रहे हैं तो लाइट को एक पॉइंट पर ये क्या कर देता है, अंकित कर देता है, यानी केंद्रित कर देता है। कौन? ये दर्पण। ये देखा जाए तो इस दर्पण का क्या हो गया, पोल हो गया। ये देखा जाए तो इस दर्पण का फोकस दूरी जिसको एफ कहते हैं, इसको देखा जाए तो सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका हिंदी देखा जाए
वक्ता क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। इसका देखा जाए हिंदी, फोकस दूरी कहते हैं। इसको देखा जाए ध्रुव यानी पोल कहते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इन सेंटर कते हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश हो गया। ये फोकस डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब बात रहता है कि वक्ता त्रिज्या क्या होता है। तो वक्ता त्रिज्या यानी सी से लेकर यानी ई क्या हो गया, आर हो गया। सी से पी यानी सी से लेकर पी तक जो भाग होता है उसका नाम है वक्ता त्रिज्या। आप ये बात समझ में आ गया कि पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, और आप ये सभी बात आप समझ गए कि ये पी होता है, पोल होता है दर्पण के, माने कोई भी चीज़ का होगा एक पोल होगा। जैसे मान ली कोई भी चीज़ उसका सेंटर पॉइंट होगा, वही सेंटर पॉइंट इसका पोल होगा। जैसे पृथ्वी का सेंटर पॉइंट होगा उसी तरह पॉइंट है ये हो गया, एफ हो गया और सी हो गया। अब हम बात करेंगे इसको प्रतिबिंब के बारे में कि अगर वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए हम 4 कंडीशन जो है इसका प्रतिबिंब का वो देख लेते हैं। नोट आउट कर सकते हैं इसको या PDF नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। आप रेलवे एसएससी और बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप डिफरेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा मिनर के बारे में बोला जाता है कि प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पर रखना है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं जो हम बात कर रहे थे वो तो जानिए रहे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के हम बारे में बात कर रहे थे। मैंने पहला कंडीशन जो इमेज का है 1 नंबर देखते हैं क्या है नहीं है। कहता है कि ये दर्पण हो गया मेरा, अवतल दर्पण हो गया, ये मेरा सेंटर फोकस हो गया। कहीं कोई भी प्रतिबिंब का जब वे दर्पण से जब टकराता है, कोई भी प्रकाश जब दर्पण से टकराएगा या वस्तु का इमेज जब टकराएगा तो एफ यानी फोकस से होकर हुए जाएगा। तो एफ हो गया, ये सी हो गया। अब वस्तु कहता है कि अगर वस्तु अनंत पर हो, पहला प्रश्न है कि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बिंब कहाँ बनेगा, हो गया। अब यहाँ वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु अनंत पर है। मान लीजिए ये अनंत है, अनंत का अर्थ है जो इन्फिनिटी तो दिखाई नहीं देता है। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो ये जाएगा दर्पण के पास रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स होकर कहाँ जाएगा, फोकस दूरी पर, यानी ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी फोकस पर जाएगा। अब बात होता है कि अगर वस्तु कहता है कि अगर वस्तु जो है अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ फोकस पर, बिंब बनेगा कहाँ, फोकस पर। अब ये प्रतिबिंब बनेगा कैसे, क्योंकि जब यहाँ पे है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है और वस्तु से क्या, ये पहला नंबर का बात हुआ कि अगर वस्तु हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर रहेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। हम बात दूसरा कर लेते हैं। कहता है कि अगर वस्तु अनंत और सी के बीच रहे, वस्तु अनंत और सी के बीच यानी सेंटर सी के बीच रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिंब कहाँ बनेगा। कहता है कि वस्तु अनंत और सी के बीच रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये मान लीजिए ये दर्पण हो गया मेरा, देख पा रहे हैं, ये जो है मेरा एक सेंटर हो गया यानी पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, यानी सी और अनंत। तो अनंत मेरा ये एरिया है और ये सी है। यहाँ पर हम कोई वस्तु रखते हैं तो ये कहाँ जाएगा, दर्पण पे जाएगा, दर्पण से कहाँ होगा, फोकस मार के एफ से कटेगा, दूसरा जो कटेगा कहाँ कटेगा, यहाँ सी से कटेगा दूसरा और यहाँ पे आएगा। इस कंडीशन में कहता है यह जहाँ ये कटा यहाँ वस्तु प्रतिबिंब बना। इस कंडीशन कहता है कि अगर वस्तु सी और अनंत और सी के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब जो बनता है यानी प्रतिबिंब बनेगा। कहता है कि अगर वस्तु
C और अनंत के बीच रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब C और F के बनेगा। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? आप जानते हैं कि जब मानव नेत्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब मानव नेत्र पर कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये हमारा दूसरा कंडीशन था। हम तीसरा कंडीशन की अगर बात करें, तीसरा कंडीशन में कहता है अगर वस्तु C पर रखा जाए, कहता है विफ एनीबॉडीज एंड इंटीग्रेट ऑफ का C सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर वस्तु को यानी C पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहता है अगर वस्तु को हम C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए ये दर्पण हो गया जिसको आप उत्तल दर्पण कहते हैं। ये P हो गया, पोल हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, ये C हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? F हो गया और P हो गया। अगर कहता है कि वस्तु को हम C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाएगा? दर्पण पर जाएगा, दर्पण से रिफ्लेक्ट करके C पर आएगा। लेकिन जब ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? कट कहाँ रहा है? यहाँ पे। इसका अर्थ ये है कि अगर वस्तु को हम C पर रखते हैं, देखिए अगर हम वस्तु को C पर रखते हैं, क्या है कि ये भी आई है कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी वस्तु को हम किस पॉइंट पर रखें उसका प्रतिबिंब बराबर बने और फिर वही प्रतिबिंब बने। तो यही एक हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखते हैं C पर तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? C पर। ये दोनों क्या होता है? बराबर बनता है। यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना बड़ा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये बनेगा काल्पनिक यानी आभासी, वस्तु के बराबर। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। मैंने तीसरा पॉइंट, एक चौथा और लास्ट पॉइंट वही है जिसके बाद हम बताएंगे आपका इसका यूज क्या होगा। आप बने रहें क्लास में। अवतल दर्पण का यूज क्या होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार बार पूछा गया है। हम बात कर लेते हैं अब चौथा पॉइंट का, यानी अवतल दर्पण के चौथे पॉइंट का हम बात कर रहे हैं, जिसमें कहता है कि वस्तु अगर C और F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कहता है कि ये दर्पण हो गया, कहता है ये पोल हो गया, ये क्या हो गया? F हो गया, ये C हो गया। कहता है कि वस्तु C और F, कहता है अगर वस्तु को C यानी C और F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कहता है कि अगर वस्तु को C और F के बीच रखा जाए, यहाँ पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यही हम देख रहे हैं। ये सबसे पहले मीनर पे जाएगा, मीनर के बाद से कहाँ कटेगा? F पर कटेगा। इस पर कटने के बाद हम होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरे जब जाएंगे लाइन तो ये कहीं नहीं कट रहा है। ये जब कहीं नहीं कट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है। तो आप जानते हैं कि दर्पण के जो पीछे बनेगा, ये कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि उसमें जो दूसरा और पहला तो बन रहा था आपको वास्तविक, यानी आपको क्या बन रहा था? वास्तविक विजुअल इमेज बन रहा था, वास्तविक उल्टा बन रहा था। लेकिन जब हम दर्पण के पीछे देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। चौथा कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जो कहाँ वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से कितना बड़ा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। और कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, काल्पनिक बना, सीधा बना। उसके बाद जितने भी हमने पढ़ाया आपको फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये सभी इमेज मैंने बताया कि इसका जो वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा, यानी आपको ये वस्तु के क्या होगा? वस्तु के बराबर, वस्तु से क्या होगा? वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक,
यानी वास्तविक यानी क्या बनेगा, जब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये 3 कंडीशन, लेकिन एक चौथा कंडीशन जो मैंने आपको बताया, ये ऐसा कंडीशन है जब C और F के बीच अगर वस्तु रखेंगे तो क्या बनेगा, यानी आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा आपको, ये क्या बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा और कैसा बनेगा, सीधा। ये चौथा यानी ये चौथा कंडीशन जो था, इसी में आपको एक कन्फ्यूजन जाता है, लेकिन 3 जो क्लियर हो चुका होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज का। अगर उत्तल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, आप पॉइंट नोट कर सकते हैं या आप PDF नीचे से डाउनलोड कर सकते, कमेंट करिए। क्लास के नीचे जाके आप कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक पूरा आप क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर स्टार GS एकेडमी का वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस सभी क्लास हो चुके हैं। अवतल दर्पण का उपयोग देखा जाए, अवतल दर्पण का अगर उपयोग देखें, अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, पहला नोट करें, सोलर सेल, यानी आप देख सकते हैं सोलर लाइट। दूसरा उपयोग करें, देखें, क्योंकि ये क्या है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। अभिसारी के अर्थ है कि यह प्रकाश को एक केंद्रित बिंदु पर कर देता है। जब सूर्य के प्रकाश, सभी प्रकाश जब प्लेट पर पड़ते हैं तो उसको क्या कर, एक जगह कर देता है, जिससे कारण ऊर्जा तैयार होता है। उसे सोलर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरा यूज है कि आप जब गाड़ी के हेडलाइट देखते हैं, अंदर जो लगा रहता है, इस तरह अंदर वाला भाग जहाँ बल्ब लगा रहता है उसमें, यानी गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट यानी ट्रेन, बस, क्या होगा, हेडलाइट में। उसके बाद हम देखें कान, नाक, गला, कि ये जब देखा जाता है अंदर को देखने के लिए, अंदर को देखने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। हम चौथा देखें, कहता है कि नाक, गला, लेजर लाइट, जिसका नाम है लेजर लाइट एंड सेंसर लाइट जिसे कहते हैं, सेंसर लाइट। इसका उपयोग देखा जाए तो सेंसर लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी आपका इससे अधिक नहीं किया जाता उपयोग। यानी आपको 4 जो उपयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका, किसका, यानी अभिसारी दर्पण या अवतल, यानी अवतल दर्पण। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में अधिक उपयोग नहीं है। उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं, जिसे बता रहे हैं, उत्तल दर्पण का काम है कि प्रकाश को क्या करना, फैलाना। ये पोल हो गया, ये क्या हो गया, F हो गया, EC हो गया। यानी उत्तल दर्पण का उतना उपयोग नहीं है। इसको देखा जाए, उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण का उतना दर्पण में उपयोग नहीं है। ये प्रकाश को फैलाता है, ये प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है। इसलिए जब आप लाइट देखते हैं, सोडियम का जब लाइट देखते हैं आप, रोडों पर लगा रहता है सोडियम प्लेट, इसको कहते हैं कि सोडियम प्लेट में इसका लाइट को फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्लास आज का दर्पण से था, और नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो आएगा लेंस से, यानी हम आपको पढ़ाएंगे लेंस में आप पूरे लेंस के बारे में चर्चा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।